हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट पेपर 2 में पूछे गए ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके पहले की वीडियो में भी हमने बिहार स्टेट पेपर 2 में पूछे गए ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हमने 15 सितंबर 2023 के शिफ्ट 1 में पूछे गए 50 क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग बाकी के बचे हुए 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, सुदूर संवेदन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस तरंग का उपयोग होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्युत चुंबकीय तरंगे। सुदूर संवेदन की प्रक्रिया में विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग होता है और सुदूर संवेदक तकनीकी द्वारा पृथ्वी या पृथ्वी के किसी भाग को या किसी वस्तु के संबंध में विद्युत चुंबकीय विकिरण द्वारा सूचनाएं अंकीय रूप में एकत्र किए जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 52, पहली वायवीय फोटो चित्र कब ली गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1860 में। पहली वायवीय फोटो चित्र वर्ष 1860 ईस्वी में ली गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से सही कथन चुनें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। दिए गए तीनों ही कथन सही है। पहला कथन है, वायवीय फोटो चित्र या तो ऊर्ध्वाधर या तिरछी हो सकती है। दूसरा है, ऊर्ध्वाधर फोटो चित्र कैमरे की धुरी को लंबवत नीचे की ओर इंगित करके ली जाती है। और तीसरा कथन है, ऊर्ध्वाधर फोटो चित्र का उपयोग अधिक सटीक मानचित्र के लिए किया जाता है। तो ये तीनों ही कथन सही था, इस वजह से ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 54, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का पता लगाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों द्वारा। विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का पता फोटोग्राफिक प्रणाली के द्वारा और इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली, इन दोनों के ही द्वारा लगाया जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 55, जब विद्युत चुंबकीय विकिरण वायुमंडल में प्रवेश करता है तो यह अधीन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जब विद्युत चुंबकीय विकिरण वायुमंडल में प्रवेश करता है तो यह प्रकीर्णन, अवशोषण और प्रसरण के अधीन होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 56, ध्रुवीय परिक्रमा उपग्रह सामान्यतः कितनी ऊंचाई पर भेजे जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 700 से 1500 किलोमीटर। ध्रुवीय परिक्रमा उपग्रह सामान्यतः 700 से 1500 किलोमीटर की ऊंचाई पर भेजा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा जीआईएस का अवयव नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गुब्बारा। गुब्बारा भौगोलिक सूचना तंत्र का अवयव नहीं है। भौगोलिक सूचना तंत्र यानी जीआईएस को 4 मुख्य तत्वों में बांटा गया है। पहला है हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर, तीसरा है लाइववेयर और चौथा है आंकड़ा। फिर क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सुदूर संवेदन तथा जीआईएस के अनुप्रयोग हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। खनिजों की जानकारी, आपदा प्रबंधन और यातायात प्रबंधन, ये तीनों ही सुदूर संवेदन और जीआईएस के अनुप्रयोग है। फिर क्वेश्चन नंबर 59, भारत का पहला सुदूर संवेदन उपग्रह कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, भास्कर 1। भारत का पहला सुदूर संवेदन उपग्रह भास्कर 1 था और इस उपग्रह का मुख्य उद्देश्य कृषि, जल विज्ञान, समुद्र विज्ञान, वानिकी और टेलीमेट्री पर डेटा एकत्र करना था। फिर क्वेश्चन नंबर 60, जीआईएस में शहरी नियोजन विश्लेषण स्थानिक एवं गैर स्थानिक डेटा को जोड़ने से निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, टोपोलॉजी। जीआईएस में शहरी नियोजन विश्लेषण स्थानिक एवं गैर स्थानिक डेटा को जोड़ने से टोपोलॉजी का निर्माण होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 61, 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या क्या थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 बिलियन।
21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या 6 बिलियन थी। फिर क्वेश्चन नंबर 62, विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत इसके 10% क्षेत्र पर निवास करती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 90%। विश्व की जनसंख्या का 90% इसके 10% क्षेत्र पर निवास करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 63, जनसंख्या परिवर्तन के लिए कौन से कारक बहुत कम जिम्मेदार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी साक्षरता। जनसंख्या परिवर्तन के लिए साक्षरता सबसे कम जिम्मेदार कारक है। फिर क्वेश्चन नंबर 64, अ एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक किताब किसने लिखा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए थॉमस माल्थस ने। अ एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक पुस्तक थॉमस माल्थस के द्वारा लिखी गई है और माल्थस ने अपने सिद्धांत में कहा कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी और जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम अकाल, बीमारी तथा युद्ध द्वारा इसमें अचानक गिरावट के रूप में सामने आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किस देश का जनसंख्या घनत्व 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यूएसए। यूएसए का जनसंख्या घनत्व 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है। फिर क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा घनत्व को कम प्रभावित करने वाला कारक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी देशांतर। देशांतर घनत्व को कम प्रभावित करने वाला कारक है, जबकि जलवायु, अभिगम्यता और मिट्टी की उर्वरता ये सभी घनत्व को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 67, भारत में अशोषित जन्म दर क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 17 प्रति हजार। भारत में अशोधित जन्म दर 17 बच्चे प्रति हजार है और अशोधित जन्म दर को प्रति हजार स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 68, भारत के किस राज्य का जन्म दर निम्नतम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सिक्किम। भारत के सिक्किम राज्य का जन्म दर निम्नतम है। फिर क्वेश्चन नंबर 69, 1970 के बाद पश्चिम एशिया की ओर भारतीय प्रवास का मुख्य कारण क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए तेल की खोज। 1970 के बाद पश्चिमी एशिया की ओर भारतीय प्रवास का मुख्य कारण तेल की खोज है। 1970 के दशक में पश्चिमी एशिया में हुई सहसा तेल वृद्धि द्वारा जनित श्रमिकों की मांग के कारण भारत से अकुशल और कुशल श्रमिकों का नियमित बाह्य प्रवास हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 70, जनसंख्या के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अफ्रीका। जनसंख्या के अनुसार अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और एशिया जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। फिर क्वेश्चन नंबर 71, चीन ने कब एक बच्चे की नीति शुरू की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1980 में। चीन ने 1980 में एक बच्चे की नीति शुरू की थी और 1980 से 2015 तक चीनी सरकार ने एक बच्चे की नीति को बनाए रखा था। फिर क्वेश्चन नंबर 72, K2 गॉडविन ऑस्टिन किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए काराकोरम। K2 गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। फिर क्वेश्चन नंबर 73, एशिया का कौन सा नदी बेसिन चावल का कटोरा कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यांगटीसी। एशिया की यांगटीसी नदी बेसिन चावल का कटोरा कहलाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 74, मलेशिया में जोहोर की खदानें प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी टीन के लिए। मलेशिया में जोहोर की खदानें टीन के लिए प्रसिद्ध है और एशिया महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टीन का उत्पादन करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 75, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी भारत और चीन। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है
और चीन के साथ भारत के 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश लगता है। और ये राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। फिर क्वेश्चन नंबर 76, जनसंख्या के संदर्भ में चीन का सबसे बड़ा नगर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, संघाई। जनसंख्या के संदर्भ में चीन का सबसे बड़ा नगर संघाई है। फिर क्वेश्चन नंबर 77, जो वृक्ष कोड़धारी अथवा टैगा वनों से संबंधित नहीं है वह है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बलूत। बलूत या ओक वृक्ष कोड़धारी अथवा टैगा वनों से संबंधित नहीं है, बल्कि आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 78, हिमालय और काराकोरम कुनलून पर्वतमालाओं के बीच स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, तिब्बत का पठार। हिमालय और काराकोरम कुनलून पर्वतमालाओं के बीच तिब्बत का पठार स्थित है और तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। फिर क्वेश्चन नंबर 79, निम्नांकित में जो खान लौह अयस्क से संबंधित नहीं है वह है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सेलांगोर। सेलांगोर खान लौह अयस्क से संबंधित नहीं है। यह मलेशिया में स्थित खदान है और यहाँ से तीन का खनन किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 80, निम्नांकित में से कौन सा द्वीप समूह प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मालदीव। मालदीव प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। इसका संबंध हिंद महासागर से है और मालदीव भारत का पड़ोसी देश है। फिर क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार में दक्षिण दिशा से गंगा में मिलती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सोन। सोन नदी बिहार में दक्षिण दिशा से गंगा में मिलती है और सोन नदी अमरकंटक पठार से निकलती है। फिर क्वेश्चन नंबर 82, जाड़े में बोए जाने वाले तथा ग्रीष्म ऋतु में काटे जाने वाले फसल कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, रबी फसल। रबी फसलों को जाड़े में बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में काटा जाता है। और रबी अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती है और ग्रीष्म ऋतु में यानी कि अप्रैल से जून के मध्य काट ली जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 83, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाया जाता है। पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा हिमाचल प्रदेश और तीसरा मिजोरम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और तीसरा, यानी अरुणाचल प्रदेश में और मिजोरम में। इन दो राज्यों में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 84, गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अरावली श्रेणी की। गुरु शिखर अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी लंबाई 1722 मीटर है। फिर क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित नदियों में से कौन डेल्टा नहीं बनाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ताप्ती। ताप्ती नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, बल्कि यह एक एस्चुअरी बनाती है और ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल जनपद में मुल्ताई के पास सतपुड़ा श्रेणी से होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 86, सुंदरवन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्वारी वन। सुंदरवन एक ज्वारी वन है जो पश्चिम बंगाल के गंगा तथा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 87, भारत में किसे सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई। भारत में मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है और भारत में आधुनिक स्तर पर प्रथम सूती कपड़ा मिल सन 1818 में कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लोस्टर में लगाई गई थी, जो कि असफल रहा था। इसके बाद 1854 ईस्वी में पहली सफल आधुनिक सूती मिल की स्थापना मुंबई में की गई। फिर क्वेश्चन नंबर 88, रानीगंज प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कोयला के लिए। रानीगंज क्षेत्र कोयला के लिए प्रसिद्ध है। फिर क्वेश्चन नंबर 89, बिहार में सोमेश्वर पहाड़ी की उत्पत्ति संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मायोसीन तथा प्लिस्टोसीन से।
बिहार में सोमेश्वर पहाड़ी की उत्पत्ति मायोसीन तथा प्लेस्टोसीन काल में हुआ है और यह हिमालय के शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 90, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिला की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के पटना जिला की जनसंख्या सबसे अधिक है और इसके बाद पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और मधुबनी आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 91, अक्षांश रेखाएं हैं, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विषुवत रेखा के समांतर। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 92, प्रतिनिधि भिन्न संबंधित है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मापनी से। प्रतिनिधि भिन्न मापनी से संबंधित है और यह मानचित्र पर दी गई दूरी तथा धरातल पर उन्हीं दूरियों के बीच के अनुपात को व्यक्त करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 93, 1 मील कितने इंच के बराबर है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 63,360 के। 1 मील 63,360 इंच के बराबर है। फिर क्वेश्चन नंबर 94, मानचित्र पर दूरी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ओपिसोमीटर का। मानचित्र पर दूरी मापने के लिए ओपिसोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 95, दीवारों एवं पुलों पर अंकित ऊंचाई को कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बेंचमार्क। दीवारों एवं पुलों पर अंकित ऊंचाई को बेंचमार्क कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 96, मानचित्र प्रक्षेप जिसमें प्रकाश के स्रोत का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, संदर्श मानचित्र प्रक्षेप। मानचित्र प्रक्षेप जिसमें प्रकाश के स्रोत का प्रयोग किया जाता है उसे संदर्श मानचित्र प्रक्षेप कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 97, बोन प्रक्षेप एक समान क्षेत्रफल मानचित्र प्रक्षेप है, यह कथन, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 98, वाउ डिच का नियम संबंधित है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, समापक त्रुटि के संशोधन से। फिर क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन अपकिरण का माप नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चतुर्थक। चतुर्थक अपकिरण का माप नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 100, खनिजों के लिए कठोरतांक मापनी किसने प्रस्तावित किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्रेडरिक मोहो ने। खनिजों के लिए कठोरतांक मापनी फ्रेडरिक मोहो ने प्रस्तावित किया था और फ्रेडरिक मोहो एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने 1812 में पैमाना विकसित किया जिसमें उन्होंने अलग अलग कठोरता के 10 खनिज का चयन किया था। तो इस तरह आज के इस वीडियो में हमने बिहार स्टेट पेपर 2 में पूछे गए ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप इसी तरह बिहार स्टेट में पूछे गए ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।